नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ से आपका साइंस का पहला वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। हमने बायो का पहला चैप्टर ख़त्म करा दिया है और यहाँ से दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग को थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि चैप्टर कंटिन्यूटी चल रही है, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, उसके लिए चलिए आज हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में, ठीक है, कि पदार्थ होता क्या है और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है। तो चैप्टर इस बात से स्टार्ट होता है, इस बात से शुरू होता है कि पदार्थ, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी वस्तु के पास अगर हम कहीं रख रहे हैं उस वस्तु को, अगर वहाँ पे वो उसका कुछ भार है, कुछ मास है और वो वहाँ पे जाकर कुछ स्थान को घेर रहा है, कुछ स्थान को कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। मतलब कि हमारे आसपास की हर एक वस्तु, हर वो वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है वो, ठीक है, कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब भार हो उसके पास, और साथ ही साथ वो स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? वो स्थान घेरता हो। मतलब सिंपल में उसके पास आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। जैसे कि ये मार्कर, अगर इस मार्कर को मैं अपने हाथों पर रख रहा हूं तो इसका मतलब इस मार्कर का कोई ना कोई भार होगा, कोई ना कोई मास होगा, ठीक। और साथ ही साथ ये कोई एक जगह को घेर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पदार्थ है। जैसे मैं भी एक पदार्थ हूँ, ठीक है, आप भी एक पदार्थ हो। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे आसपास मौजूद है और उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या, किस चीज को घेर रही है, वो स्थान को घेर रही है, मतलब आयतन होना चाहिए उसके पास। और उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पदार्थ कहलाती है। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अब पदार्थ के उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे हवा। हवा पदार्थ का एक उदाहरण है। भले आपको हवा न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन वातावरण में हवा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और उसका कुछ ना कुछ भार भी है, ठीक है। जैसे कि आप गुब्बारा फुलाते हो, आप गुब्बारे में हवा भरते हो, तो आपने गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारा फूल गया। अब गुब्बारा थोड़ा सा वजनदार हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो इसका मतलब कि एक तो गुब्बारे में क्या है, द्रव्यमान है, भार है, और साथ ही साथ गुब्बारा फूल गया कि नहीं फूल गया। तो हवा की वजह से गुब्बारा जो फूला, इसका मतलब कि हवा एक स्थान घेर रही है, ठीक। इसके अलावा जो आप भोजन खाते हो वो भी क्या होता है, पदार्थ होता है। इसके अलावा जो पत्थर होते हैं, बादल हो गए, तारे हो गए, ठीक, पौधे हो गए, पेड़, पशु हो गए। इसके अलावा पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर के रेत के छोटे छोटे कण भी क्या होते हैं, ये सभी के सभी पदार्थ होते हैं। तो आपके आसपास कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसके पास भार हो, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। पदार्थ कुछ भी हो सकता है, बस दो बातें होनी चाहिए। पहला कि वो द्रव्यमान हो उसके पास, और दूसरा वो किसी स्थान को घेर रहा हो, ठीक। अब भले ही वो चीज आपको दिख रही हो चाहे ना दिख रही हो, मतलब दिखने से नहीं है, मतलब यह है कि वो स्थान को घेर रही है कि नहीं घेर रही है, और उसके पास द्रव्यमान है कि नहीं है, ठीक। उसको क्या कहेंगे, हम पदार्थ कहेंगे, ठीक है। हमने पदार्थ की डेफिनेशन बता दिया आपको, पदार्थ का उदाहरण बता दिया होगा आपको, ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद पदार्थ को, ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में ही आपको सारी जानकारी मिल गई थी, नहीं। हम जानकारी बहुत पहले से जुटाते चले आ रहे हैं और काफ़ी पहले से हम चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। मतलब हम बात कर रहे हैं कई सौ साल पुराने, कई हजार साल पुराने लोगों की, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में जरूर जानते होंगे, जरूर उनके बारे में पढ़ना उन्होंने कहीं ना कहीं शुरू किया होगा। तो वही कहा गया है कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही पदार्थ का वर्गीकरण करना सीखा है, नहीं। पदार्थ का वर्गीकरण आप बहुत पहले से करते चले आ रहे हो, बस आज के समय में आपने उनको कुछ और गुणों पर बांट दिया है। लेकिन पहले के जो लोग थे, जो प्राचीन वर्गीकरण हुआ था, उसमें उनको कहा गया कि हमारे आसपास 5 तत्व मौजूद हैं और जिनको कहा गया पंचतत्व, ठीक है। जैसे देखो, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिन्हें पंचतत्व कहा गया, ठीक। अब भारत में कुछ प्राचीन दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, मतलब वो लोग जो किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, या जो जाकर के स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, वो उनको दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोगों को जाकर के ज्ञान देते थे, ज्ञान बांटते थे, उसको उनको दार्शनिक कहा गया। और कहा गया कि ये जो दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि जो पदार्थ हैं उनको 5 मूल तत्वों में बांटा गया। कितने मूल तत्वों में? 5 मूल तत्वों में, ठीक। और इसीलिए उन 5 मूल तत्वों को क्या कहा गया? पंचतत्व कहा गया। और ये पंचतत्व कौन कौन से हैं? पहला है वायु, ठीक, दूसरा है पृथ्वी,
तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और पांचवा है आकाश। तो मतलब वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश, यही वो 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर के आपका शरीर ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक चीज बनी हुई है। यह किसने कहा था? यह कहा था प्राचीन दार्शनिकों ने। मतलब ये जो पहला वर्गीकरण दिया गया ये प्राचीन लोगों के द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि इस धरती पर अगर कुछ भी पाया जा रहा है तो वह इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ हो। उनके अनुसार सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो इन्हीं 5 तत्वों से ही मिल करके बनी हुई है। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि जो प्राचीन यूनानी थे, इस पॉइंट के बाद इसको लिख लीजिएगा कि जो प्राचीन यूनानी के जो दार्शनिक थे, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ का इसी तरह का वर्गीकरण किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ये भारत में ये काम चल रहा था। जो यूनानी के दार्शनिक थे उन्होंने भी पदार्थ को सेम इसी तरीके से वर्गीकरण किया था, क्लासिफाई किया था अलग अलग कैटेगरीज में। और उन्होंने 5 तत्व बताए थे कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। और इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके कोई भी सजीव या कोई भी निर्जीव वस्तु बनी हुई है। ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे टेबल कुर्सी मेज कुछ भी हो, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है। तो ये था प्राचीन वर्गीकरण, जिनको हमने पंच तत्व के नाम से जाना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राचीन वर्गीकरण ही आया होगा। जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे नई नई चीज़ें खोजी गई, नई नई चीज़ें आई, फिर हमको कुछ आधुनिक वर्गीकरण भी देखने को मिले। और उस आधुनिक वर्गीकरण में जो आज के समय के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पदार्थ को 2 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत कर दिया। इन्होंने पदार्थों को बांटा, वो भी 2 मुख्य कैटेगरीज में, और कहा कि सर यही 2 मुख्य आधार होंगे जिन पर आप किसी भी पदार्थ को बांट सकते हो। तो सबसे पहला जो उनका गुण था वो था भौतिक गुण। मतलब आप उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, ठीक है, आप उनके भौतिक गुणों की बात कर रहे हो कि वह ठोस है कि तरल है, ठीक है, कि वो गैसों के माध्यम, मतलब वो गैस के फॉर्म में है, ठीक, वो उसके जो कण हैं उनके बीच में कितनी जगह है, ठीक। तो उसके बेसिस पर उनको बांटा गया। पहला कहा गया कि उनके भौतिक गुणों के आधार पर आप उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। और दूसरा, उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी है। रासायनिक प्रकृति का मतलब होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट करके बना क्या रहे हैं, क्या उनके अंदर से कुछ उत्पन्न हो रहा है जब वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इन 2 मुख्य आधारों के, इन मुख्य 2 आधार पर ही क्या किया, पदार्थ को बांट दिया गया कि पहला उनके भौतिक गुणों पर हम उनको बांट सकते हैं और दूसरा उनके रासायनिक प्रकृति के बेसिस पर उनको हम बांट सकते हैं। और भौतिक गुणों के आधार पर ही इस चैप्टर में आपको सिखाया गया हुआ है, और इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि भौतिक गुण के आधार पर आप कैसे पदार्थ को क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, हम पहला पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला बताया गया है कि जो पदार्थ हैं यह कणों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, कणों से मिलकर के बने हुए हैं। और इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो पदार्थ हम कणों से ही मिलकर के क्यों बने हुए, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो किताब आपको सबसे पहले बताती है कि पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब कि पदार्थ का नेचर कैसा है, ठीक है, उसको लेकर के 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। कितनी विचारधाराएं, 2 विचारधाराएं क्या है, प्रचलित हैं। और विचारधाराओं का मतलब है कि कुछ वर्ग के लोग ये मानते हैं कि पदार्थ किसी दूसरे तरीके के होते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि पदार्थ किसी दूसरे तरीकों के होते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि पहला कौन सा है। जो पहली विचारधारा है वो ये कहती है कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं।
पहली विचारधारा क्या कहती है, जो पदार्थ होते हैं वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना, मतलब लगातार होना, एक समान होना। जैसे मान लो ये बोर्ड है, लकड़ी से बना हुआ है, ठीक, तो ये बोर्ड जिस तरीके से समान है, सतत रूप से बना हुआ है, पदार्थ भी इसी तरीके से बने होते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ लोग, जो पहली विचारधारा कुछ लोग थे, वो ये मानते थे कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है, मतलब लकड़ी के ब्लॉक्स जैसा है, ठीक है। वहीं दूसरे ऐसे लोग थे, दूसरी विचारधारा ऐसी थी कि वो ये मानते थे कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह, ठीक, जो रेत की तरह से मिल करके जो कण बने हुए हैं उनकी तरह है। मतलब अगर आप बालू उठाओ और बालू को जरा ध्यान से देखो तो बालू में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, ठीक। तो कुछ लोग ये मानते हैं जो पदार्थ है वो उन्हीं छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पदार्थ है वो लकड़ी की तरह कंटिन्यूअस सतत है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके नहीं बना हुआ, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो सतत रूप से। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं टूटा हुआ है, कहीं फटा हुआ है, नहीं। वो ये मानते हैं कि बिल्कुल एक समान रूप से पदार्थ बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो ये मानते हैं कि देखो भले ही वो तुमको समान रूप से दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कण मौजूद हैं, वो उनसे मिल करके बना हुआ है, ठीक। तो पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिल करके बना होता है, यह दूसरी विचारधारा थी। तो इन्हीं दोनों विचारधाराओं पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने पता लगाने की कोशिश की कि जरा देखें एक्चुअल में क्या है कि पदार्थ पहली विचारधारा वाले लोगों से सहमत रखती है, फिर दूसरी विचारधारा वाले से, ठीक है, कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है या फिर वो सतत होते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्रियाकलाप किया, हमने एक प्रयोग किया, ठीक, और उसके द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला। तो प्रयोग में हमने क्या किया है, हमने बीकर लिया है, ठीक है, हमने 100 ml का बीकर लिया है, हमने 100 ml का बीकर लिया है और उस बीकर में हमने करीब आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पानी से भर दिया उसको, ठीक है। एक बीकर में आधे भरे पानी में नमक या शक्कर घोला गया है। हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर में हमने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी भरा और उसमें हमने क्या डाला, चाहे नमक चाहे शक्कर डाल दिया, ठीक। तो ये हमारा 100 ml का एक बीकर था। बीकर हमारा एक ही है। अब हमने किया क्या है, इस बीकर में हमने नमक मिलाया। क्या मिलाया, नमक मिला। आप नमक मिला सकते हो, आप शक्कर मिला सकते हो। और एक चीज ये देखना है कि जहां तक पानी है यहाँ वहां तक आपको मार्क लगा लेना है। क्या लगा लेना है, मार्क, ठीक है। आपने बीकर लिया, बीकर के साइड में आप मार्क लगा दोगे कि वो पानी कहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। अब देखो मान लो पानी हमने यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ पर भी हमने मार्क लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, हमने उसमें नमक डाला और नमक जो था वो हमने 1 चम्मच, मान लो उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला और वो नमक नीचे आकर के जमीन में बैठ गया। जमीन कह रहा हूँ मतलब जो बीकर की सतह है वहां पर नमक बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, उस नमक को हिलाएंगे, नमक को अच्छे से हम घोलेंगे। जब नमक को हम घोलेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो नमक होगा वो नमक यहाँ से गायब हो जाएगा और नमक गायब हो जाएगा, फिर नमक आपको दिखेगा नहीं, तो नमक उड़न-छू हो गया, गायब हो गया। तो हमने कहा यहाँ पे जादू हो गया। क्या हो गया, जादू। कोई जादू नहीं हुआ है, सिंपल साइंस है। हुआ क्या कि यह जो नमक था, जब हमने पानी को मिलाया तो नमक जो था वो जल के बीच जो मौजूद रिक्त स्थान था, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, जल के बीच मौजूद जो रिक्त स्थान था, जो खाली स्थान था, उन्हीं स्थानों में कौन जाकर के बैठ गया, नमक के जो छोटे छोटे कण थे उन्हीं रिक्त स्थानों में जाकर के वो बैठ गए। तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि पानी से नमक पूरी तरीके से गायब हो गया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, हुआ यही था कि सर्दी जो नमक के कण थे छोटे छोटे, वो जल के कणों के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं और इसी कारण से हमको पानी का स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, ज़्यादा पानी का स्तर नहीं बढ़ता है, ठीक है। मान लो अगर हमने यहाँ पे 50 ml पे मार्किंग लगाई थी, 50 ml पे मान लो मार्किंग लगाई थी, तो अभी भी ये मार्किंग 50 ml पर ही होगी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब कि 50.001 ml हो सकता है, ठीक, इतना मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन वो 50 ml ऐसे नहीं कि 50 से 51 या 52 ml चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट सा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी के स्तर में बढ़ोतरी हुई भी है कि नहीं हुई है। तो वही कहा गया यहाँ पे कि नमक या शक्कर पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और गायब हुए प्रतीत होते हैं। अब गायब हो गए मतलब जादू हो गया, नहीं, जादू नहीं हुआ है। हुआ ये है कि
नमक जो था उसके जो छोटे छोटे कण थे वह किनके कणों के बीच में जाकर के बैठ गए हैं, जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर जाकर के वो बैठ गए हैं। इसीलिए आपको जो नमक है वो गायब हुआ प्रतीत होता है और पानी के स्तर में कोई खास बदलाव भी नहीं आता है। और यह भी कहता है कि पानी के स्तर में खास बदलाव भी नहीं आता है। समझ में आ गया क्यों नहीं आता है खास बदलाव? और तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से बने हुए हैं। और जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तब हमको पता चला कि सर जी हाँ, जो दूसरी वाली बात थी वो सही है लेकिन पहली वाली बात गलत है। तो दूसरी वाली बात क्या थी कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात कि उन छोटे छोटे कणों के बीच में भी क्या मौजूद है, कुछ रिक्त स्थान मौजूद है। ठीक, अब देखो एक पॉइंट नोट कर लेना, इसमें दो बातें हम नोट करवाएंगे। पहला नोट डाल के लिख लेना कि जब हम नमक या शक्कर को पानी में घोलते हैं तो उनके कण पानी के कणों के बीच मौजूद रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित होने का मतलब घुल जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। तो इसका मतलब कि जल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और उन छोटे छोटे कणों में क्या मौजूद है, कुछ रिक्त स्थान मौजूद हैं, खाली स्थान मौजूद हैं, जहां पर या तो नमक या तो शक्कर के जो कण हैं वो जाकर के उसमें बैठ जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं। और इसी कारण से पानी का स्तर भी नहीं बढ़ता और नमक या शक्कर पानी में समान रूप से फैल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बीकर लिया, आपने बीकर में नमक या पानी घोला, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक चम्मच पानी यहाँ से उठा करके पियो तो आपको मीठा लगे, जबकि नीचे से उठा करके पियो तो मीठा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कण हैं नमक या शक्कर के वो समान रूप से पानी में घुल जाते हैं। इसीलिए चाहे आप पानी ऊपर से निकाल के पियो चाहे पानी नीचे से निकाल के पियो, वो मीठा या फिर आपको नमक वाला ही लगेगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसको हम पढ़ाते हैं कि पदार्थ के कण आखिर कितने छोटे हो सकते हैं। देखो पहला तो हमने देख लिया कि हाँ पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ये हमने देख लिया और इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन ये पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं इसको भी तो देखना है, तो वो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो दूसरा ये होता है कि ये दूसरा नंबर है कि ये पदार्थ के जो कण है ये कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर छोटे हैं तो ठीक है, लेकिन ये कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट सिखाया गया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर वो फोटो आ जाएगी अभी। तो हमने किया क्या इस एक्सपेरिमेंट में, हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने पानी डाला है। ठीक है, 100 ml का बीकर है, हमने 100 ml पानी डाला उस बीकर में और उसके बाद उसमें हम कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं, 2 या 3 क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक कलरफुल क्रिस्टल होता है जिसको पानी में डालने पर वो पर्पल कलर का रंग देता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोलते हैं। ठीक है, हमने 100 ml पानी लिया और उस पानी में हमने 2 से 3 क्रिस्टल किसके डाले, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए इसमें। अब होता क्या है, जैसे ही हम 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में डालते हैं तो ये पानी पूरी तरीके से कलरफुल हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, मतलब रंगीन हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से ये पानी रंगीन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस रंगीन पानी से 10 ml पानी हम बाहर निकालते हैं। मतलब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 10 ml पानी बाहर निकाला। ठीक है, ये हमारा 10 ml वाटर है जो कि कलरफुल है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट घुला हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 10 देखो ये पूरा 100 ml था, इसमें से हमने 10 ml निकाला और फिर एक 90 ml के दूसरे पानी में, 90 ml के सादे पानी में हमने इस 10 ml को डाल दिया। तो बात बताओ 90 से फिर 100 ml हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जब 90 से फिर 100 ml हुआ, लेकिन जो इस पानी का कलर सादा था अब वो दोबारा से रंगीन हो जाता है,
देखो क्या किया आपने, सबसे पहले एक 100 ml की बॉटल, 100 ml आपने पानी लिया, उसमें आपने 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। उसके बाद उसमें से जब आपने घोला तो वो रंगीन हो गया, उसमें से आपने 10 ml निकाला और 90 ml के दूसरे पानी में उसको डाला, तो वो जो पानी था वो भी रंगीन हो गया। उसमें से भी आपने 10 ml निकाला, फिर उसको 90 ml सादे पानी में डाला, वो भी रंगीन हो गया। उसमें से भी आपने 10 ml निकाला, सादे पानी में डाला, वो भी हल्का फुल्का रंगीन हो गया। लेकिन देखो जो रंग का कलर है वो कहीं ना कहीं फेड होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक, पहले गाढ़ा था, फिर वो हल्का हुआ, फिर उससे हल्का हुआ, फिर वो थोड़ा और भी हल्का होता चला गया, लेकिन कलर गायब नहीं हुआ है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, तो यह किया गया कि इस रंगीन घोल से 10 ml निकालकर उसे 90 ml सादे पानी में मिलाया जाता है, और जिससे जो घोल है वो तनुकृत हो जाता है। तनुकृत होने का मतलब डाइल्यूट हो जाता है। सिंपल डाइल्यूशन समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक पानी है, उसमें आपने चीनी मिलाया हुआ है। ठीक है, मान लो जितना पानी है उतना चीनी मिलाया, तो बताओ वो पानी ज़्यादा मीठा लगेगा कि नहीं मीठा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पानी उतना ही रखो लेकिन चीनी कम करते जाओ, बताओ फीका लगेगा नहीं फीका लगेगा। तो वही जो फीका होना होता है उसी को बोला जाता है तनुकृत घोल। ठीक, उसको डाइल्यूट घोल बोला जाता है। और ये तो आप ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। तो इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 8 बार दोहराना है, और तब तक जा करके उसका जो कलर होगा, जो रंग होगा, वो फेड होता रहेगा। ठीक है, हल्का होता रहेगा लेकिन गायब नहीं होगा। तो इससे आप अवलोकन क्या कर सकते हैं कि हर बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, लेकिन फिर भी पानी रंगीन बना रहता है। मतलब आपको देखने को मिला कि नहीं मिला कि भले ही पानी का रंग हल्का होता चला गया लेकिन पानी अभी भी कैसा बना हुआ है, रंगीन ही बना हुआ है। आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 2 ml डेटॉल लीजिए, उसको पानी में घोलिए और फिर उसको आप इसी तरीके से डाइल्यूट करते जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको डेटॉल की जो महक है वो 5 से 8 बार उसको डाइल्यूट करने पर भी आपको वो आती रहेगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पानी को, उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, उसको हल्का करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो रंग या फिर वो महक अभी भी मिल रही है। तो वही ये बात है कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि अभी भी आपको वो महक या वो रंग आपको दिख रहा है, जबकि आपने इसमें 5 से 8 बार उसमें 90 ml करके पानी मिलाते गए, उसको आप हल्का करते गए। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट या डेटॉल के कुछ ही क्रिस्टल, मतलब 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे हमने, उसमें लाखों सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब इन 2 से 3 क्रिस्टल्स में ही लाखों छोटे छोटे और भी कण मौजूद हैं, और ये कण बार बार पानी मिलाने पर द्रव्य में फैल जाते हैं और छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। मतलब आप जितनी बार इसमें पानी मिलाओगे उतनी बार ये कण और छोटा होता चला जाएगा और फैलेगा, और जितना पानी मिलाओगे और छोटा होता जाएगा और फैलता चला जाएगा। तो ये कण बार बार पानी मिलाने पर द्रव्य में फैल जाते हैं और छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अतः पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पदार्थ के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि आप उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब खुद ही आप देख लीजिए कि 100 ml पानी में 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालने पर उसको हमने 5 से 8 बार डाइल्यूट किया है, फिर भी हमें वो जो कलर है, वो जो रंग है, वो दिख रहा है। तो इसका मतलब कि उनके कण अभी भी मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, मौजूद है ना। तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने ही छोटे हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 बातें सीखी कि पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है। तो हमने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और इसको हमने पहले एक्सपेरिमेंट से समझ लिया जिसमें हमने नमक पानी में चीनी घोला। ठीक, तो उससे ये हमें समझ में आ गया कि जो कण होते हैं वो सतत नहीं होते हैं, जो पदार्थ होता है वो सतत नहीं होते हैं, बल्कि छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल गया कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये इतने छोटे हो सकते हैं कि 5 से 8 बार इनको इनके घोल को तनुकृत करने के बावजूद भी हमको कलर दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ये कई लाख गुना छोटे हो सकते हैं, कई लाख गुना सूक्ष्म कण होते हैं इनमें। तो और इसके बाद हमने सबसे स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि पदार्थों को 2 तरीकों से बताया गया हुआ है कि पहला कुछ
प्राचीन लोगों की बातें थी और कुछ नए वाली बातें आई। तो प्राचीन में हमने बताया कि जो यह पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर के बने हुए, 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, आपको पता है वो कौन से हैं। और उसके बाद हमने बताया आपको मॉडर्न वाली क्लासिफिकेशन, जो नई वाली क्लासिफिकेशन आई है उसमें बताया कि इनको जो वर्गीकृत किया गया है इनके भौतिक आधार, इनके भौतिक गुणों के आधार पर और इनके रासायनिक गुणों के आधार पर। और इस चैप्टर में हम लोग भौतिक गुणों को ही पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला लेक्चर बढ़िया लगा होगा और इसी तरीके से आपको बाकी लेक्चर्स भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। एक बार क्लास हमारी थोड़ी सी सेटल हो जाए फिर टाइमिंग वगैरह भी बता दी जाएगी आपको कि आपके लेक्चर्स कब अपलोड किए जाएंगे, कब आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स यहाँ से बनाते रहिएगा, हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पूरा फोकस करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और बाकी जिन बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे उस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।